आखिर एक जवान भाई रात के अंधेरे में औरत का रूप धार कर कहाँ जाता था। सच्चाई का एक ऐसा दिल दहला देने वाला इंकशाफ जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मासूम लड़की के ऊपर बीती सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन कहानी सुनाने से पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मैं और आसिम दो ही बहन भाई थे। जब से हमारे प्यारे अम्मा अब्बा की वफ़ात हुई थी, हम लोग एक कमरे के छोटे से घर में रहने पर मजबूर थे। हमारे पास ज़िंदगी की कोई आसाइश मौजूद नहीं थी, लेकिन हम इस कदर मजबूर थे कि इधर उधर ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। मुझसे 2 साल बड़ा था आसिम। उसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी और मेरी उम्र इससे 2 साल छोटी थी। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा दुनिया में कोई सहारा नहीं था। घर में एक दूसरे से बातें करके वक्त गुजारते थे। जो कुछ थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, इसी पर हमारी ज़िंदगी का दारोमदार चल रहा था। अब तो हमारे पास मकान के किराए के पैसे भी नहीं बचे थे। बिल्कुल मजबूर होकर हमें एक और सस्ता कमरा किराए पर लेना पड़ा। दोनों बहन भाइयों के रहने के लिए एक कमरा ही काफ़ी था, लेकिन खाने पीने का बंदोबस्त तो करना ही पड़ता था। जल्द ही आसम काम की तलाश में घर से निकला और मैं करीबी सिलाई सेंटर जाने लगी। यहाँ पर काम के साथ कभी कभार पैसे मिल जाते थे ताकि हम दोनों वक्त का खाना पेट भरकर खा सके। लेकिन कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि आसम अक्सर गुमसुम और गहरी सोचों में डूबा रहता था। मैंने इससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। एक रात को मैं सो रही थी कि आसम के चीखने की आवाज़ सुनकर उठ गई। वो अपनी चारपाई पर बैठकर हाँफ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत ही डरावना ख्वाब देखा हो। मैंने अपने भाई को इस हाल में देखकर पूछा तो वो कहने लगा, फरा, तू आज से सिलाई सेंटर नहीं जाएगी। मैं तेरे लिए इतना फिक्रमंद रहता हूँ। शहर के हालात इस कदर ख़राब हैं कि मेरी बहन गैर मौजूदगी में तुझे कुछ हो न जाए। मेरी बहन अपने भाई को मुझसे बेइंतहा प्यार करते देखकर मैंने कहा, अगर मैं घर पर ही बैठी रही तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा। तुम जानते हो ना, अभी हमारी ज़रूरतें किस कदर ज़्यादा हैं और इस मकान का किराया भी तो देना है। मेरी ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक कमरे में रहते हुए हम दोनों एक दूसरे से बात कर पाते थे। अब आसिम अक्सर रात को बहुत देर से घर में घुसता था। उसके हाथ में कभी लाल रंग का तो कभी काले रंग का एक शॉपर होता था। मैं सोचती कि शायद वो अपने लिए खाने की कोई चीज़ लाया होगा, लेकिन मेरा भाई मुझसे इतना प्यार करता था, वो अकेले में कैसे खा सकता था। फिर मैंने अपने भाई की निगरानी करना शुरू कर दी। जब भी वो बाथरूम जाता, उसके जाने के बाद मैं किसी न किसी बहाने से इसे कमरे से बाहर बाज़ार से कुछ लेने या कभी कोई और बहाना बनाकर भेज देती ताकि वो अच्छी तरह फारिग हो जाए और मैं बाथरूम का मुआयना करूं। मैं सोचती थी कि वो बाथरूम में शॉपर लेकर क्यों जाता है, आखिर इस शॉपर में ऐसा क्या है। यह सोच सोच कर मेरी जान इस वक्त घुटी जब एक दिन मैंने इत्तेफाक से बाथरूम में फ्लश वाली टैंक का ढक्कन खोला। सामने का मंजर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे भाई की हकीकत क्या है। मैंने भाई के कहने पर काफ़ी दिन उसे सिलाई सेंटर जाना छोड़ दिया था, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ था कि इसके पास किसी तरह की कोई नौकरी या नौकरी की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सोच लिया कि इस मामले में मैं खामोशी ही इख्तियार रखूँगी। लेकिन अगले दिन हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे सामने मेरी सहेली मरियम खड़ी थी और उसके बदन को देखकर मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इस वक्त जब मैंने काम शुरू किया था, तब भी मैं नहीं जानती थी कि बाहर जाऊं, क्योंकि आसिम ने मुझे मना कर रखा था ताकि घर का खर्चा चल सके। आसिम ने कहा था कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं और भाई को फिक्रमंद देखते हुए मैं घर पर ही रहने लगी थी। दोस्तों के साथ भी मिलना जुलना कम था, लेकिन मेरी बहुत अच्छी सहेली मरियम थी। वो मेरे बिना रह नहीं सकती थी। उसने मिलने आने पर बताया कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे बहुत याद करती है, इसीलिए वो मुझसे मिलने आई थी। उसने बताया कि हमारे सिलाई सेंटर की बाजी की बेटी की शादी है। उनकी बेटी की शादी पर हम सब लड़कियों को बुलाया गया है। मैंने सोच लिया कि बाजी की बेटी की शादी में ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि इन बाजी ने पूरे वक्त में हमें बहुत सहारा दिया था और हमारी उम्मीद बंधाई थी। दूसरी तरफ मैं ये भी सोच रही थी कि मरियम से मैं अपना हर मसला शेयर करती थी,
اسے یہ ضرور بتاؤں گی کہ عاصم کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور حقیقت میں وہ کیا کام کرتا ہے۔ اس بارے میں سوچتے ہوئے میں نے اپنے بھائی سے باہر جانے کی اجازت مانگی، لیکن اس نے صاف منع کر دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ باجی کی بیٹی کی شادی ہے، اگر میں نہ گئی تو اچھا نہیں لگے گا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے ایسا نہ کہا تو وہ نہیں مانے گا، اس لیے میں نے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت نہیں دو گے تو میں چلی جاؤں گی، لیکن تمہاری مرضی کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ میرے بہت اصرار کرنے پر اس نے مجھے اجازت دے دی کہ مریم کے ساتھ چلی جاؤ۔ عاصم اگلی صبح بہت جلدی گھر سے چلا گیا تھا۔ اس نے ناشتہ بھی میرے ساتھ نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے بھائی کی ناراضگی سمجھا اور مریم کے ساتھ چلی گئی۔ مریم مجھے شام کے 4 بجے لینے آئی تھی، لیکن مجھے عاصم کی فکر تو ہو رہی تھی کہ وہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ ہم شام 5 بجے باجی کے گھر پہنچے۔ یہاں پر الگ الگ لوگ اپنے گھروں میں ہی پروگرام کیا کرتے تھے۔ حالوں میں شادی کا رواج نہیں تھا، یہ سب تو اب شروع ہوا ہے۔ باجی کے گھر میں ہی فنکشن ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں بینڈ باجے والے، ناچنے گانے والے اور مختلف قسم کے لباس پہنے ہوئے لوگ آئے۔ ہمیں تو ان کو دیکھ کر احساس کمتری ہو رہا تھا۔ ہم سلائی سینٹر سے آنے والی غریب لڑکیوں کو، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ لڑکیوں کے ساتھ ناچنے گانے لگے۔ نہ جانے کیوں میرا دل بہت ہی بے چین ہو رہا تھا۔ تبھی اچانک میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو سب کی توجہ حاصل کر رہا تھا اور سب اسی کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک میری نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی میں دنگ رہ گئی اور میری سانسیں رک گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا بھائی عاصم تھا۔ وہ عورتوں کے کپڑے پہن کر ناچنے میں مصروف تھا اور نہ ہی اسے ناچتے ہوئے کسی کا ہوش تھا۔ میں اپنے گھر کی اور باجی کے گھر کی عزت کی وجہ سے وہاں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس نے مجھے نوٹس نہیں کیا تھا، لیکن میں اسے دیکھ چکی تھی اور پہچان بھی گئی تھی۔ نکاح کے وقت میں نے اپنے چہرے کو اچھی طرح چھپا لیا تاکہ کہیں اس کی نظر مجھ پر نہ پڑے اور وہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ میرا دل تڑپ رہا تھا۔ میں کیسے بھول سکتی تھی کہ میرا بھائی وہاں سب سے کم عمر لڑکا تھا۔ وہاں موجود باقی لوگ اس سے کافی بڑے تھے۔ بڑی عمر کے مردوں کے ساتھ ایک 17-18 سال کے لڑکے کا رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اور میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں جو کسی صورت مجھے سکون نہیں دے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوگ واپس جانے لگے، کیونکہ فنکشن اب ختم ہو چکا تھا اور ہر طرف مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں، تو وہ لوگ آخرکار اپنی گاڑی میں بیٹھے اور اپنے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ناچنے گانے والے لوگ تو ایسے ہی لاوارث سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی ذمہ داری کسی کی نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں پورے پیسے ملے تھے۔ جب میں وہاں سے نکلی تو میں چپکے سے مریم کو بغیر بتائے ان کے پیچھے چل دی۔ رات کے اس وقت مجھے شدید ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اس وقت کہاں جا رہی ہوں، لیکن اپنے بھائی کی محبت میں ان کا پیچھا کرتی رہی۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اپنے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ میں نے ایک دیوار کی اوٹ میں چھپ کر کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ میرا بھائی بھی انہی کے ساتھ اندر چلا گیا، شاید اپنے حصے کے پیسے لینے گیا تھا۔ دیوار کی اوٹ میں کھڑی میں کافی دیر انتظار کرتی رہی۔ آدھے گھنٹے کے بعد میرا بھائی اپنا مردانہ لباس پہن کر اور اپنا حلیہ درست کر کے کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا کہ میں اس کے پیچھے آئی ہوں۔ اس نے ایک دکان سے گھر کا کچھ سامان خریدا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ یہ جان کر میں مطمئن ہوئی اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی گھر پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر میں ہمارا گھر آ گیا۔ اس نے گھر کے دروازے کو کھولا اور اندر داخل ہوا تو میں بھی اس کے ساتھ ہی اندر آ گئی۔ اس نے اچانک میری طرف دیکھا تو میں نے غصے اور دکھ میں اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ وہ ہکا بکا ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر ابھی بھی لالی لگی تھی، مگر لباس بدل چکا تھا جو وہ اکثر باہر سے پہن کر آتا تھا۔ میں اس پر چلانے لگی، آخر کیا مجبوری تھی کہ تم نے اپنے آپ کو اس ذلت اور تکلیف میں ڈال دیا؟ تم ہمارے لیے یہ سب کرتے ہو۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے کہا، اب انجان مت بنو، تم عورتوں کی طرح ناچتے ہو۔ تمہارا یہ روپ دیکھ کر مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں تمہاری بہن ہوں۔ میں نے ایک اور تھپڑ عاصم کے گال پر مار دیا۔ اب تو وہ بیچارہ معصوموں کی طرح میری طرف دیکھ کر رونے لگا۔ وہ میرا واحد سہارا تھا۔ جب میں اس پر اس طرح برس پڑی تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی قربانی دینا کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اس کے رونے پر مجھے بھی رونا آ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بھائی، یہ سب کرنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟
आसिम ने अपने आंसू पोंछते हुए इंतहाई दर्द भरी आवाज़ में कहा, फरा, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारा फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। इसके लहजे में एक सच्चाई थी और आंखों से बेबसी झलक रही थी। उसने मुझे अपने पैसे कमाने का तरीका समझाते हुए कहा, जिस दिन तू सिलाई सेंटर जा रही थी, मैं भी चुपके से तुम्हारे पीछे पीछे आया था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम रास्ते में जाते हुए कितनी महफूज महसूस करती हो। तुम जानती हो, इस घर से थोड़ा आगे एक बड़ा घर है जिसका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। उस दिन जब तुम इस दरवाजे के सामने से गुजरी थी तो एक बदमाश आदमी तुम्हारे पीछे पीछे आया था। इस आदमी को तुम्हारे पीछे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने इसे कुछ नहीं कहा कि शायद वो अपने किसी काम से जा रहा हो, मगर उसकी नज़रें ऐसी थी कि मैं बखूबी समझ गया था कि उसका इरादा क्या है। थोड़ी ही दूर जाकर उसने तुम्हारे पीछे लपकने और तुम पर हाथ डालने की कोशिश की तो मैंने इसे वहीं पर दबोच लिया और खूब मारा। इस दिन के बाद से मेरी गैरत ने यह गवारा नहीं किया कि मैं तुम्हें घर से बाहर जाने दूं, क्योंकि एक अकेली लड़की के लिए ये शहर बड़ा ही ख़राब है। रास्ते में मैं आंसू पोंछता हुआ आ रहा था तो मुझे घर के पास तारिक मिल गया। तारिक को तो तुम जानती हो ना, वो इन्हीं लोगों के साथ रहता है। अच्छा भला मर्द है, बीवी बच्चों के लिए कमाता है और इन्हें खिलाता है। वो मुझे अपने डेरे पर ले गया। वहाँ जाकर उसने मुझे बताया कि हम सब लोग मर्द हैं, लेकिन अपनी मजबूरियों के तहत ये काम करने पर मजबूर हैं। पहले तो उसकी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर अपनी मजबूरियाँ सोचने पर मैं ये काम करने पर राज़ी हो गया। शुरू में मुझे ये काम करने में बहुत मुश्किल पेश आई, लेकिन वक्त के साथ मैंने अपनी ज़मीर और गैरत को सलाह दिया। मैं डरता था कि मुझे कोई देख ना ले। मैं नहीं चाहता था कि मेरी हकीकत कभी तुम्हारे सामने आया हो, इसीलिए मैं अपने वो कपड़े शॉपर में डालकर बाथरूम के फ्लश टैंक में छुपा देता था ताकि तुम्हें कभी पता न चले। लेकिन फरा, ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए किया था। ये कहकर वो फिर बच्चों की तरह रोने लगा। फिर हम दोनों बहन भाई एक दूसरे को गले लगाकर अपनी बेबसी के आंसू बहाने लगे। उस दिन के बाद आसिम एक दिन भी घर से बाहर इस काम के लिए नहीं गया, क्योंकि उसने खुद को इस दलदल से निकाल लिया था। मैंने कहा, आसिम, अगर आज तुम इतने रंजीदा हो तो सोचो कल को लोगों को तुम्हारे इस काम की खबर हो गई तो तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। मेरी बात पर उसने संजीदगी से सोचना शुरू किया। इसके बाद उसने सख्त मेहनत मजदूरी शुरू की। पहले उसने रेलवे स्टेशन पर कुल्ली की हैसियत से काम किया। इसके बाद रेलवे के एक बड़े अफसर ने उसकी ईमानदारी से मुतासिर होकर इसे अपने घर पर अच्छे काम पर रख लिया। ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता पटड़ी पर आती रही, यहाँ तक कि इसी भाई ने बड़ी धूमधाम से मुझे इस घर से रुखसत किया और मेरी शादी करवाई। अपने छोटे से घर में, अपनी दुनिया में मुझे जो मोहब्बत अपने भाई से मिली, शायद ही मुझे ज़िंदगी में कहीं किसी और रिश्ते में मिलेगी, जिसने मेरी इज़्ज़त बचाने के लिए अपनी इज़्ज़त की परवाह न की और ख़ुद को मजबूर किया। सच है कि ऐसे भाई खुशकिस्मत बहनों को ही मिलते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।